पहले वाले इसमें चैप्टर 8 का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसमें हेडिंग क्या लिखी है हमको, ऐड, मतलब हमको जोड़ना है यहाँ। और ये पूरा एक समीकरण लिखा है, बीजीय व्यंजक इसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, और एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले हमने यही लिखा 4y 3y की पावर 2 5y माइनस 7, एंड के बदले में क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि ये प्लस करने को बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर यदि ये ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं होता तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देते हैं ऐसे, और जो चीज लिखा है सबको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी कुछ लिखा है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये नंबर अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 3 जा 12, और y की पावर कितनी है 2, और इसमें कितनी है 1, तो कितनी हो गई 3। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, y की पावर 1 इसमें और 1 इसमें, तो y की पावर 2। अब इनका मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28, इसमें y है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब एक y अकेला आ गया, ठीक है। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई सब में करना है, 2y की पावर 3। सुनो थोड़ा सा पीछे, धीरे धीरे। अब 2y की पावर 3, ये हो गया 2 4 जा 8, और y की पावर 2, क्योंकि इसमें है इधर y है नहीं, और 2 5 जा 10। अब इसके बाद क्या करना है, 3 की पावर वाले एक साथ, 2 की पावर वाले एक साथ, और बिना y वाले अलग। तो 3 की पावर वाले ये दोनों है, हमने लिखा 12 y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 3, इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया। 2 की पावर वाले कौन है, एक ये और एक ये, तो 20 y की पावर 2 माइनस 8y की पावर 2, इसका साइन प्लस था, इसका माइनस है। अब क्या बचा, सिर्फ y वाला और कोई है क्या, नहीं, ये अकेला है। और 10 ये भी अकेला है बिना y वाला। अब क्या करना है, इनको अपन को जोड़ देना है, तो ये 12 और ये 2, 12 और 2 14, y की पावर 3, पावर को गलती से मत जोड़ देना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 20 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 20 में से 8 गया 12, और बड़ा नंबर प्लस का था इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इनके जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, तो इनको ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये एज इट इज रहेंगे। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया, तो नोट कर लो इसको। क्या समस्या आ गई सर, वो इधर 12y में वो 3 की पावर आ गई सर। कहाँ पे, ये वाले में, अच्छा हाँ ये गलती से लग गई है, ये अपन के 2 की पावर वाले थे ना, ये 2 की पावर वाले, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखा है, यहाँ ध्यान देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू निकालने बोला गया, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2। हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब किसी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगी हो तो उस नंबर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक। सेकेंड चीज, जब किसी नंबर के ऊपर -1 की पावर लगी हो तो वो नंबर नीचे आ जाता है और माइनस की पावर प्लस वाली बन जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। और 2 की पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आ गया आंसर इतना, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई किसमें करो, 1 में, 4 1 जा 4, और उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5/4, और बाहर कितना लिखा है 4, ठीक। अब इसके बाद इस वाले 4 से इस वाले 4 को हम कट कर सकते हैं, क्यों काट सकते हैं अपन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के डिवाइड में, तो 4 से 4 कट हो गया, तो आंसर कितना बचा 5। ये इसका आंसर आ गया, ठीक, नोट कर लो।
अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो आना चाहिए वो पावर के रूप में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3 की पावर कितनी है? -3 है। इसको वैसे ही रखो क्योंकि हमको सारा आंसर पावर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को पावर के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 बनेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब 2 की पावर कितनी है? 3, क्योंकि 2 3 बार आ गया अपना। अब इस वाली पावर को यदि ऊपर लेके आते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर -3। क्या समझ में नहीं आया? ये 2 कितनी बार लिखा है? तो 2 के ऊपर कितने की घात आ गई? बस, ठीक है ना। अब ये जो घात नीचे लगी थी ये पावर, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी? माइनस की। अभी पावर प्लस वाली अब माइनस की हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोनों नंबरों की पावर सेम है, इस पे भी -3, इस पे भी -3। तो हम क्या करेंगे, जो इसके नंबर हैं इनको नीचे ब्रैकेट में कर लेंगे, पावर को एक बार लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और पावर -3। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमको बोला गया था ना पावर नोटेशन के रूप में इसको लिखना है, तो पावर के रूप में ये आ गया। देखो यहाँ पे 2/3 की पावर कितनी है? -2। और बोला क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पावर माइनस की है। ठीक है, जब यहाँ पे ऊपर कोई नंबर नहीं होता था तो अपन नंबर को पलटते थे। ठीक है, इसमें ऊपर भी नंबर है, नीचे भी नंबर है, इसमें भी अपन पलटेंगे। ठीक, अब इधर पे क्या लिखेंगे, इसको अपन 3/2। ये नंबर 2/3 था, घात माइनस की थी, नंबर को हमने पलट दिया तो घात प्लस की हो गई, माइनस का चिन्ह हट गया। ठीक है, अब इसमें 2 की पावर लगी तो इसको 2 बार लिख दो। 3 तिरका 9, 2 दूनी 4। समझ में आ गया? नोट कर लो। देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है हमसे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। सिंप्लीफाई करना है पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको पावर नोटेशन में चेंज करना है। ठीक, तो क्या करने के, सबसे पहले देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है। ठीक है, तो जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या होती है? माइनस होती है, घटती हैं। ठीक है, जब भाग का निशान हो तो घातें घटती हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, 3, ये -7। अब यहाँ पे घटाना है इसलिए माइनस लगा है। अब लेकिन ये पावर भी माइनस वाली है तो इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही लिखा रहने देना। अब ब्रैकेट खोलेंगे अपन इसका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया अभी। ठीक है, अब 10 में से 7 घटेगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3, और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ेंगी। ठीक है, तो 3 लिखा, फिर ये 3 प्लस, और चूंकि ये माइनस का साइन है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 3 के ऊपर कितने की घात आ गई? -2 की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस वाली है। अब हमको ये जो घात है माइनस में नहीं रखना, इस घात को हमें काय में चेंज करना है? प्लस में। तो हम इस घात को कहाँ पहुंचा देंगे? नीचे। ये आंसर आ जाएगा 3 के ऊपर 2 की घात, 3 के ऊपर 2 की पावर। ये ऊपर से पावर नीचे आ गई तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने 1 कर दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर ये बस समझ नहीं आया कि 3 के बाद प्लस कैसे आ गया सर? कहाँ पे? ये यस सर। गुणा का चिन्ह है ना। यस सर। जब गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब भाग हो तो घातें घट जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया था और यहाँ पे प्लस। क्या हो गया? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है
इफ ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर, मतलब जो मैप होता है, मैप में जो डिस्टेंस बताते हैं दो चीजों के बीच का, वो डिस्टेंस एक्चुअल तो नहीं होता, नो सर। वो तो एक माना हुआ डिस्टेंस होता है कि अपन ने मान लिया कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब यदि कहीं पे एक्चुअल में 1 किलोमीटर है तो मैप में हम उसको 1 सेंटीमीटर से दिखा देंगे। यस सर। यदि 50 किलोमीटर है तो वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। हो सकता है अपन उसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में ना दिखा के और छोटा मिलीमीटर में दिखाएं कि भाई 1 किलोमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर है, क्योंकि मैप तो छोटा सा होता है, उसमें एक्चुअल डिस्टेंस कैसे शो कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए एक पैमाना बनाया जाता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 18 किलोमीटर। कोई एक मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब है 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर बनाया है। फिर देन ऑन द सेम मैप व्हाट एक्चुअल डिस्टेंस विल 12 सेंटीमीटर टेल। अब यदि उसी वाले मैप में हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया, तो वो 12 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितना होगा? मतलब 18 किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को, या ऐसा कहें कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर को। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा? 306। ठीक है ना। एक सिंपल तरीका तो ये भी है कि 12 का और 18 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले चैप्टर में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने निकाला है, अपन को उस हिसाब से करना है। और तो पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना कि लेट द मैप डिस्टेंस इज करा है ना ये बना x सेंटीमीटर एंड एक्चुअल डिस्टेंस इज y किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या मान लिया हमने इसमें? लेट द मैप डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर। मैप का डिस्टेंस हमने माना x और एक्चुअल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया? y। ठीक है, कि ये जो चीज रियल में y है वो मैप पे कितनी होगी? x होगी। अब इसके हिसाब से अपन करेंगे यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो पहले अपन ने क्या लिखा? ये जो डिस्टेंस 1 लिखा, ये किस पे है? मैप पे है, और ये एक्चुअल में है। तो मैप वाला कितना है? x है, और एक्चुअल वाला कितना है? y। तो जैसा अपन यहाँ जमाएंगे वैसा ही यहाँ जमाना है, सेम। पहले मैप वाला डिस्टेंस फिर एक्चुअल डिस्टेंस, ये मैप वाला डिस्टेंस, ये एक्चुअल डिस्टेंस। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? 1/18 लिख सकते हैं। ये जो दो बिंदी लगी है ये है रेशियो, हिंदी में इसको अनुपात कहेंगे अपन। तो x अनुपात y, मतलब x/y ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन यहाँ पर? यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कहाँ पर? मैप के ऊपर 12 सेंटीमीटर है, तो इस x के बदले कितना लिख सकते हैं? 12। तो 1/18 12/y। ठीक, अब वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y रहेगा। अब 18 और 12 का, तो 12 इंटू 18, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 8 जा कितना हो जाएगा? 96। तो यहाँ पे 6 आ गया। 216 ठीक है ना, कितना आया था? 96। अब 12 1 जा 12, 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21, ये आ गया आंसर। मतलब यदि कोई डिस्टेंस मैप पर 12 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो 216 किलोमीटर होगा। सर वो सीधे 12 और 18 का गुणा नहीं, सीधे नहीं करना है, मतलब तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरी प्रोसेस से करना है, इसलिए तो अपन चैप्टर पढ़ रही है। सर हम लोग क्या लिखना है इधर? हिंदी में, हिंदी में लिख लो क्या? माना कि मानचित्र, तुम्हारे इसमें शब्द क्या लिखा? मैप की मानचित्र, मानचित्र, मानचित्र लिखा ना? वास्तविक मानचित्र। हाँ, तो माना कि मानचित्र पर दूरी x सेंटीमीटर है एवं वास्तविक दूरी y किलोमीटर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझो।
अब इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इन कितनी है इन ₹24, मतलब 6 पेनों की कीमत कितनी है 24 रुपए है। फिर देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन, तो 8 पेनों की कीमत कितनी होगी। 6 पेन 24 रुपए के आते हैं तो 8 पेन कितने रुपए के आएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या अपन इसमें, सबसे पहले अपन एक तरीका है, पीछे बातें नहीं करो, तो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि अपन एक पेन की कीमत पता कर ले, फिर जितने पेन की निकालना हो निकाल दें। सिंपल तरीका, 6 पेन कितने के 24 के, तो एक पेन कितने का पड़ेगा 4 रुपए का, 6 चौके 24, फिर एक पेन 4 रुपए का, तो 8 पेन कितने के होंगे 8 चौके 32। ये भी एक तरीका है, लेकिन अपन को यहाँ पे इस चैप्टर में इस सवाल को चैप्टर के हिसाब से सॉल्व करना है। अब वो तरीका क्या है, हमसे पूछा क्या गया है इसमें, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन्स, 8 पेन्स की प्राइस कितनी है। तो 8 पेन की प्राइस अपन कितनी मान लें, x मान लें। हाँ ठीक है, देखो यहाँ लेट द प्राइस ऑफ 8 पेन्स बी x। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपन को एक टेबल बनानी है, इसको टेबल फॉर्म से करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिख लें, जो चीज लिखिए क्या, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स, और दूसरा क्या है प्राइस, प्राइस ऑफ पेन्स। 2 कॉलम बना लिए हमने इसमें, एक लिख दिया नंबर ऑफ पेन्स, एक लिख दिया प्राइस ऑफ पेन्स। नंबर ऑफ पेन्स कितने 6, ठीक है, तो इन 6 पेन की प्राइस कितनी है 24 है। अब इसके बाद नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 8, और प्राइस कितनी है x। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर कि इसमें पेनों की संख्या 6 है तो कीमत 24 रुपए है, पेनों की संख्या 8 है तो कीमत मालूम नहीं, तो वो हमने x मान ली। अब ये कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है कि प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम, ये सीधा अनुपात है। हिंदी में इसको कहते हैं सीधा अनुपात तो प्रतिलोम अनुपात, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है, तो ये कौन सा है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब एक चीज की कीमत बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, और एक घटी तो दूसरी भी घटी। अब यहाँ पे पेन 6 है 24 रुपए के, अब पेनों की संख्या यदि बढ़ा देंगे तो कीमत इनकी पेनों की ज्यादा हो जाएगी ना, कम तो नहीं हो जाएगी, और पेनों की संख्या यदि कम कर देंगे तो कीमत भी कम, मतलब सीधा अनुपात है इनके बीच में। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, इसको अपन कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसलिए इसको अपन लिखेंगे 6/24 और 8/x, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको चाहो तो पहले काट लो। अच्छा 6 बन जा 6 4 जा 24, तो कितना आया 1/4 और 8/x, 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो 1/4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का इसमें करेंगे x बन गया, और 4 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, मतलब 8 पेनों की कीमत कितनी निकल आई 32 रुपए। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। सब कुछ लिख लो, तुम लोग हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख लेंगे, माना कि 8 पेनों की कीमत x रुपए है। चलो अब यहाँ पर समझना जा रहा है क्वेश्चन को, बातें नहीं करो। चैप्टर 12 का अपना ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 12 जो है बेसिकली अपना किसके बारे में, पूरा फैक्टोराइज, गुणनखंड। फैक्टोराइज करने का मतलब होता है गुणनखंड करना। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इनको फैक्टोराइज करना है। सीधे बैठ जाओ, क्या हो रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया फैक्टोराइज, मतलब हमको 22y और 33z को फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज करने का मतलब हमको इसके और इसके दोनों के गुणनखंडों को तोड़ना है। ठीक है ना, अब
गुणनखंड को इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स। अब इसको 22 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 22 को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, 11 2 जा 22। तो इसको 22 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 और y का y। यदि y के ऊपर पावर लगी होती तो उसको भी हम तोड़ देते, पर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब 33 को भी हम ऐसे तोड़ देंगे, किसमें टूटेगा, 3 11 जा या 11 3 जा, 11 3 जा 33। यस सर। ठीक है, अब इससे छोटा और तोड़ सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि 3 केवल अपने टेबल में आता है, 11 केवल अपने टेबल में आता है। यदि कोई और ऐसा नंबर होता जो टूटने लायक होता तो अपन इसको और छोटे रूप में तोड़ देते। ठीक है, अब ये इतना टूट गया। अब अगला काम क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, सर 11 कॉमन है, Yes, sir. 11 बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और y, यहाँ पे क्या बचा, 3 और z। ये आंसर आ गया, खत्म, छोटा सा सवाल। अब इस वाले क्वेश्चन में लिखा है p²। देखो, अब इस क्वेश्चन में बोला है फैक्टोराइज, इसको भी फैक्टोराइज करना है। यहाँ पे कितनी चीजें लिखी है, p² प्लस 10p प्लस 25, 3 टर्म लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें हम करते क्या है, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, बीच वाली टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 25 आता हो और प्लस कर दें तो 10 आता हो। सर 5 + 5 हाँ। 5x 5। बिल्कुल ठीक, मतलब 5 और 5 को यदि 5 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, p² प्लस 5p प्लस 5p प्लस 25। ठीक है, यस सर। तो 5p में 5p जोड़ेंगे तो 10p हो जाएगा और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, p। यहाँ पे p की पावर 2 है, इसका मतलब p कितने बार है, 2 बार है। एक p बाहर निकल गया तो एक अंदर बचा, यहाँ से p बाहर निकल गया तो केवल क्या बचा, 5। ये p अकेला था वो बाहर निकल गया तो उसके, अब यहाँ क्या बचा, 5। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, 5 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से 5 निकल गया तो क्या बचा, p। इसमें से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2। ये गलत कर रहे हो, ऐसा 5 नहीं निकालना कि इधर से उठा के निकाल दिया तो तुमने कहा 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे जो 25 लिखा है ना, इस 25 का मतलब है 5 इंटू 5 और ये लिखा है 5p। अब बताओ दोनों में से यदि 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा और एक 5 निकल गया तो दूसरा क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ये 25 का मतलब है 5 इंटू 5, तो एक 5 निकल गया, एक 5 अंदर बच गया। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होना जरूरी है, यदि एक से नहीं हो रहे हैं तो मतलब तुम्हारा गलत है। अब 5 प्लस p प्लस 5 2 बार है, इसको एक बार लिखोगे और ये p और 5 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, अब p प्लस 5 कितनी बार है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, p प्लस 5 की पावर 2। ये आंसर आ गया हमारा, नोट कर लो। बात है नहीं सी, यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो टर्म्स दी गई हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन चीज क्या है वो हमको बताना है। देखो अभी इसको पहले हम ऐसा लिखेंगे, 2x 3x² और 4, ये बराबर के निशान लगाएंगे। अब ये 2x है ना, इसको अपन ऐसा ब्रेक करके लिखेंगे, 2 इंटू x, फिर 3x² है तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 है ना, तो x को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, 2 बार लिख दिया। फिर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 जो 4। ठीक है, अब इन सब में कॉमन क्या है ध्यान दो, देखो यहाँ 2 है, इधर 2 है, लेकिन इधर तो नहीं है ना, तो 2 को कॉमन नहीं मान सकते। यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन इधर नहीं है, x भी कॉमन नहीं मान सकते। तो जब इनमें 3 इधर अकेला और कहीं नहीं है तो इसको भी कॉमन नहीं मान सकते। तो
इन पूरे में कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां कहीं कुछ भी कॉमन ना हो वहां पे कॉमन क्या होता है? वन, क्योंकि वन तो हर चीज का फैक्टर है, ठीक है ना। अपन चाहें तो यहाँ पे हर नंबर के आगे क्या लगा सकते हैं? वन लगा सकते हैं। वन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, लेकिन वन तो हर जगह होता ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू वन। ये आंसर आ गया, हिंदी में लिख ठीक है। वो कर लेंगे। हिंदी में कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे अपन? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड।